नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश शुक्ला, भाजपा समर्थक। आज बात जो है वो है राजस्थान की। और जो राजस्थान में इस समय राजस्थान सरकार में जिस प्रकार की भागदौड़ मची है उस पर लेके मैं आप लोगों को जो है उन बातों में लेके जाना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का गिरना और सचिन पायलट का जाना और उसके पहले ज्योतिराव सिंधिया का बीजेपी में आना, यह एक ऐसी चीज़ है क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है, एक तो बहुत पुरानी पार्टी, आप तो सभी जानते हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में। इतना लंबा जाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन से राजस्थान की सरकार बनी थी तब से मन मुटाव को लेकर अभी तक बातें चल रही थी। सचिन पायलट जिसने राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में एक ऐसा आइटम फेर लाया जिसने राजस्थान में वसुंधरा राजे, जो हमारे भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की समझिए एक राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वसुंधरा राजे ने 5 साल की सरकार चलाई राजस्थान में। उसके बाद एक युवा नेता जो कांग्रेस के राजस्थान की राजनीति को समझता है और राजस्थान में कांग्रेस को वहाँ की राजनीति में स्थापित करता है, कर दीजिए। और स्थापित क्या करता है, वो वहाँ की राजनीति में जान फूंकते हैं। एक ऐसा नेता जो अपने युवा नेतृत्व को लेके आगे बढ़ता है और कांग्रेस पार्टी उसी नेता को बाहर का रास्ता दिखा रही है आज, वही सचिन पायलट है जिन्होंने राजस्थान के उस समय के राजनीतिक समीकरण में युवाओं को लाया और युवाओं के साथ ओतप्रोत होकर काम किया। आज उन्हीं सचिन पायलट को अशोक गहलोत के कहने पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उनसे अध्यक्ष पद छीन लेते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद छीन लेते हैं। इस प्रकार की राजनीति का क्या मतलब है कि अगर आप अपने ही व्यक्ति के ऊपर केस कर देंगे, उसको अदालत में घसीटेंगे, उसके बाद उसकी राजनीतिक सरगर्मी को आप तोड़ेंगे, आप उसके युवा नेतृत्व को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तो कैसे आप समझते हैं कि कोई एक युवा नेता आपके साथ जुड़ेगा? पहली बात, यही काम इन लोगों ने ज्योतिराव सिंधिया के साथ किया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार में पहले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने जिस प्रकार का काम किया था, उनके काम को देखते हुए लोग बहुत प्रसन्न थे, उनके काम की तारीफ आज भी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग एक युवा जोश, युवा नेतृत्व को लेकर चल रहे थे। उनके मन में ये था कि ज्योतिराव सिंधिया अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक अति उत्साह होगा, दूसरा एक युवा नेतृत्व होगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश के लोगों ने मध्य प्रदेश में ज्योतिराव सिंधिया को देखते हुए वोट दिया था, ना कि कमलनाथ को देखते हुए वोट दिया था। फिर भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी वहां पे कमलनाथ जी को सरकार में बिठाती है और चीफ मिनिस्टर बनाती हैं, और उसके बाद भी माननीय ज्योतिराव सिंधिया जी को कोई पद नहीं मिलता। उल्टा पार्टी में जो पद उनको मिलता है उस पर भी उनके पार्टी के आला कमान के कोई नेता नहीं सुनता। यही चीज जो है आज राजस्थान में हो रही है। सचिन पायलट जो है एक युवा नेतृत्व के व्यक्ति हैं, युवा नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मन मुटाव चल रहा था, सबको जोड़कर रखने का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ समय से अशोक गहलोत की जिस प्रकार से नीति चल रही थी उसके खिलाफ थे वो, क्योंकि अशोक गहलोत यह काम कर रहे थे कि सचिन पायलट के जो नेतृत्व में जो लोग उनके समर्थक थे उनको तोड़ रहे थे, जो कि एक पार्टी के हिसाब से या एक नेता के हिसाब से अगर आप उनके लोगों को तोड़ेंगे तो मतलब उस व्यक्ति की आपने मतलब दिमागी हालत से उसको तोड़ रहे हैं, दिमाग उसको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा परेशान काम करने का काम कौन किया? अशोक गहलोत जी ने। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को आगे बढ़ने नहीं दिया। जब भी सचिन पायलट ने अपने केंद्रीय मंत्रियों से बात करना चाहा, केंद्रीय मंत्री नहीं, सोच लीजिए वरिष्ठ जो उनके जो नेता हैं, सोनिया गांधी जो कार्य समिति के उनके हेड हैं, उनसे बात करने की जब भी मना जाहिर किया तो उस अशोक गहलोत ने बात आगे नहीं करने दी। अशोक गहलोत के रिश्ते जो हैं
किसी से छुपे नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके कैसे रिश्ते हैं, वो किस प्रकार से अपने रिश्ते को बनाकर दूसरे के रिश्तों को तोड़ते हैं, यह जग जाहिर है। यह आज से नहीं, अशोक गहलोत ने इसके पहले भी किया है। और यही कारण है कि आज सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने के कगार पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि युवा नेतृत्व जो है, आपने युवा को दिली और दिमागी ताकत से तोड़ दिया है। आज वह अगर किसी अन्य पार्टी में जाता है और वहां पर अगर उसको कोई अच्छा पद मिलता है तो इसमें लोगों को दुखी ही होना चाहिए। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की एक नई परिभाषा शुरू की। भैया, जब आपके नेता हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो हमारी पार्टी ने भी अपने दरवाजे थोड़ी बंद रखे, खोल के रखेगी। एक युवा नेतृत्व आ रहा है और युवा क्षमता वाला व्यक्ति आ रहा है। अगर हमारी सरकार में आता है और हम अगर चाहते हैं कि वह राजस्थान में अच्छा करना चाहता है तो हम अपनी सरकार में क्यों नहीं लें? और क्यों ना लें, इसका कारण मुझे बताइए। कुछ देर पहले एक पीएल पूनिया जी हैं, कल का उनका बयान आया था कि सचिन पायलट ने कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, उसके पहले उन्होंने बयान दे दिया कि वो तो भाजपा ज्वाइन कर लिया। अरे मतलब आपने अपने मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी छोड़े नहीं उससे पहले आपने उसको बीजेपी का बना दिया। चलो अच्छी बात, आपके मुंह में घी शक्कर कि आपने उनको बीजेपी का मान लिया। हमारी पार्टी में तो हमारे युवाओं के लिए लेकर काम करने की शैली को लेकर, क्षमता को लेकर हमारी पार्टी तो आगे बढ़ती है। आज हमारे पास युवा नेतृत्व है, चाहे हमारे युवा मोर्चे को ले लीजिए, पूनम महाजन को ले लीजिए, और भी कैसे हैं लोग हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी भी हमारे पास आए तो हमारे नेता हो गए। कई ऐसे नेतृत्व हमारे पास। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, आप उनको ही देख लीजिए, उनकी नेतृत्वता में कितने लोग जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं। और सबकी कार्य करने की क्षमता को अगर कोई व्यक्ति अपना 100% अपनी पार्टी को देना चाहता है और आप उससे जो है उससे मन मुटाव कर बैठे और उसके 100% में से आप 1% भी उसका हिस्सेदारी नहीं रखना चाहते तो वह व्यक्ति आपकी पार्टी में क्यों रहेगा? सबसे बड़ी बात है, अच्छा हुआ मैं तो बोलता हूँ कि अगर सचिन पायलट जी ने आपके साथ जो भी किया, अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे गद्दारों के साथ रहना कौन चाहेगा? आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं कि आपके पास जब एक युवा नेतृत्व नहीं टिक पा रहा है, न रुक रहा है, न कोई आपकी राजनीति को समझ पा रहा है, तो आप कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे? मुझे तो उस टाइम की बात आ रही जब 2004 से 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। फिर 2009 से जब 2014 का कार्यकाल चालू हुआ तो 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उनकी जब तबीयत खराब हुई, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो यह भी समझ में आने लगा था कि वो जो अगला 2.5 साल है वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी में तो क्षमता ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। 50 साल के बच्चे को आप युवा नेता बोलते हैं, वही युवा नेता अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाता है तो अब देश को क्या संभालेगा? सबसे बड़ी बात है, कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी? कोई कार्यशैली तो होनी चाहिए, कोई कार्य क्षमता तो होनी चाहिए। किसी प्रकार का कार्य नहीं, कोई कार्य शैली नहीं। वायनाड में जाके देख लीजिए, आज कल या परसों टीवी चैनल दिखा रहा था, जिस वायनाड से वो सांसद हैं वहां के रोड की हालत देख लीजिए, खस्ता हालत है। जब वही रायबरेली में थे तो रायबरेली की हालत खराब हो गई थी। अमेठी की हालत देख लीजिए आप, अमेठी के सांसद थे वो, अमेठी की हालत आज देखिए 2019 से 2014 के बाद से देखिए, 2014 के पहले से देखिए, दोनों राजनीति आपको स्पष्ट पता चल जाएगी कि किस प्रकार का काम ये गांधी परिवार मतलब सोनिया माइनो परिवार करती है। कोई आदमी अपने नाम के पीछे गांधी का टैग लगा ले तो गांधी नहीं बन जाता, यह बात सत्य है। क्योंकि कांग्रेस की नीति और नीयत साफ नहीं है, न देश को लेके, न पार्टी को लेके, न युवा नेतृत्व को लेके, न अपने नेताओं को लेकर। इसीलिए उनके नेता अपनी पार्टी से छटक रहे हैं और वह दूर भाग रहे हैं। कल के दिन मुझे ये भी लगता है कि कल के दिन अगर राहुल गांधी भी अगर पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी उनके ऊपर केस दर्ज कर देना चाहिए कि वह पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। यह हो सकता है, यह होगा भी, क्योंकि आज यही नहीं, अब राजस्थान तक तो बातें नहीं है। मिलिंद देवड़ा जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पिताजी मुरलीधर देवड़ा जी ने कितना काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके बेटे भी आपकी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, वह भी पार्टी छोड़ने के कगार पे हैं। अगर कल के दिन सचिन पायलट अगर कोई दूसरी पार्टी बना के और राजस्थान में किसी अन्य पार्टी के साथ समझौता करके अगर सरकार चला लेते हैं तो इसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि
वह एक युवा व्यक्ति है, युवा नेतृत्व और क्षमता है युवा नेतृत्व की, वह कार्य कर सकते हैं। अशोक गहलोत में क्या क्षमता है? चलो मैं मान ले तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को व्यक्ति विशेष के रूप में तो पहचाना जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो 5 साल मेहनत किया हो और उसने पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए भरपूर मेहनत की हो, उस ऐसे व्यक्ति को आप तोड़ मरोड़ कर फेंकना चाहते हैं, गर्त में डालना चाहते हैं। अगर वही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज आवाज उठाता है तो गलत क्या है? क्योंकि आपने उसकी नेतृत्व को क्षमता को समझा ही नहीं, वो किस प्रकार से कार्य करना चाहता है, कैसे पार्टी को आगे ले जाना चाहता है, कभी आपने उसकी मनोभावना को समझा ही नहीं। इसके लिए तो लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। और मन भिन्नता अगर किसी के अंदर हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी पार्टी की किसी भी विचारधारा से जुड़ना तो चाहेगा नहीं। और अच्छी बात है कि मैं तो मान रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। और उन्होंने छोड़ा नहीं, आपने तो उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप दर्ज कर दिए, आरोप प्रत्यारोप के केस दर्ज कर दिए, आपने उनके समर्थकों के ऊपर दर्ज कर दिए। तो आप कैसे मान लेते हैं भैया? और कल जो विधानसभा की बैठक हुई, जो गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी ने विधानसभा की बैठक ली, कौन से हिसाब से 109 विधायक आपके पास है भैया? ना तो जो अन्य विधायक भी हैं वो भी तो आपके साथ नहीं जुड़े हैं। 80 विधायक लेके आप सरकार बनाएंगे? ये मीडिया वालों को गलतफहमी दिखाइएगा, हम जैसे लोगों को नहीं। हम भी जानते हैं कि आपकी राजनीति कैसे चलती है। ये झूठ की जो राजनीति है, कम से कम अशोक गहलोत जी आप तो मत करिए, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, मुझे पता है आपको ये शोभा नहीं देता, लेकिन आप भी इस अशोभनीय कार्य में आप अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, यह बड़ा मूर्खतापूर्ण बात है। 80 विधायक लेके आप सरकार बनाने की बात करते हैं। अरे भैया 80 विधायक लेके कैसे सरकार बना लेंगे जब 102 लोगों को संख्या चाहिए, 102 की संख्या चाहिए। अगर सचिन पायलट जी बोल रहे हैं कि उनके पास 20 विधायक हैं या 30 भी विधायक मैं मान लेता हूँ, तो 30 विधायक उनके पास हैं, 80 विधायक आपके पास बचे हुए, तो कैसे आपने 109 की विधायक लोगों को ले लिया? अरे जो हारे हुए नेता है कम से कम उनको बाहर बिठाइए, उनको क्यों आप परेशान कर रहे हैं इस कोरोना काल में? आप विधानसभा के दल की बैठक में उनको बुला के बोलते हैं हमारे पास 109 विधायक हैं। और आज तो कई विधायकों ने तो आरोप लगाया कि आपकी पुलिस, राजस्थान पुलिस ने उनको तो बंद करके रखा है, दरवाजा बंद कर दिया है, निकलने नहीं दे रहे हैं। अरे भैया ऐसी चीजें इस 21वीं सदी में तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इस लोकतंत्र में तो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के हत्यारे हो आप लोग। तो कैसी कैसी हत्या करेंगे? जो लोग चीन के चाटुकार है, चीन से मिलकर ऐसे ऐसे कार्य कर चुके हैं, चीन से चंदा लेते हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। और आज आप मूर्खतापूर्ण बात करते हैं भाजपा के लिए कि भाजपा खरीद फरोख्ती का काम कर रही है। खरीदती फरोख्ती काम तो आपका 1971 से चला आ रहा है, आज का थोड़ी ना आप लोगों का काम। और यही काम तो आपने महाराष्ट्र में भी किया। शिवसेना तो हमारे साथ लड़ी थी विधानसभा में, जीती तो हमारे साथ, हमारे बलबूते जीती ना, सरकार तो आपने बना ली। आपके वरिष्ठ नेता पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने तो आज बयान दिया है कि आप किस प्रकार से युवाओं को मानसिक क्षति पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से उनके मस्तिष्क को खा रहे हैं। आप तो दीमक हो गए हैं, दीमक की तरह पे एक युवा नेतृत्व को खाते जा रहे, छोटा कर दिया एकदम, खा के खोखला कर दिया लोगों को। इसके लिए वो दूसरी पार्टी में भाग रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी नेतृत्व क्षमता अच्छी होती तो वही नेता आपके पार्टी में रह के बहुत अच्छा कार्य करते। अगर आपने राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया होता तो मुझे लगता है कि उनके साथ ऐसे युवा जुड़ते, ऐसे बहुत अच्छे लोग जुड़ते और आने वाले समय में एक अच्छा युवा नेतृत्व और आपको मिलती और अच्छी क्षमता मिलती। आपने तो अपने युवाओं को तोड़ दिया, ज्योतिराव सिंधिया को तोड़ दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश को खड़ा किया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को एक अच्छी राजनीति में लाने के लिए काम किया। आप उन्हें तोड़ डाला, बाद में उनके पिताजी को गद्दार बता दिया, उनको गद्दार बता दिया आपने। और यही काम आप कल के दिन सचिन पायलट के साथ करने वाले हैं। आपके साथ कितने युवाओं ने तोड़ा? जगन्नाथ रेड्डी को ले लीजिए, कितने नेतृत्व आपसे गए, इसीलिए गए क्योंकि आप पुत्र मुंह में हैं। और राहुल गांधी की कर्तव्य शैली ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे आगे, और ना कुछ कर सकते हैं। एक कुकर्म की तरह, एक गंदे धब्बे दाग की तरह वह राजनीति में पड़े हुए हैं। अगर आपको दाग अच्छे लगते हैं तो आप रखे रहिए, लेकिन जो बेदाग आदमी है उनके पे तो दाग मत लगाइए। कम से कम उनकी नेतृत्व क्षमता को तो आगे बढ़ने दीजिए।
और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति अगर कभी जिंदगी में अपने बलबूते अगर प्रधानमंत्री बन गया तो मैं बोलता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। वो अपने बलबूते पर कभी कोई काम नहीं कर सकते भाई साहब। 2022 का भी उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है, उसके पहले ही कॉमेडी किंग बन चुके हैं वो। उनकी बहन भी प्रियंका गांधी जी भी बंगले को लेकर लड़ाई लड़ रही है। अरे 50 बंगला तो आपने हथियार रखा है, फिर भी एक दिल्ली के बंगले के लिए आप रो रही हैं। माता श्री को अलग बंगला चाहिए, बेटी श्री को अलग चाहिए, दामाद श्री को अलग चाहिए, बेटी श्री को अलग चाहिए, कल के पोता श्री आ जाएंगे उनको भी अलग चाहिए। सबको अलग अलग बंगला ही देते रहे। अगर आपका बंगला छीन लिया तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही, हताश क्यों हो रही हैं? आप कौन से पद पे हैं? अरे आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो कांग्रेस पार्टी को आपको बंगला खरीद के देना चाहिए। इतने दिनों से आप इधर 50-55 सालों से राज कर रहे हैं। माँ को अलग बंगला दें, बेटे को अलग बंगला दें, कल के दिन भतीजी भतीजा सब कहाँ कहाँ से कौन कौन चले आएगा, सबको बंगला ही देते रहे। यही काम रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी गद्दार और इतनी धोखेबाज पार्टी है कि हद नहीं है इसकी। जो अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहा, दूसरे को कैसे संभालेगा? वो देश को क्या संभालेगा? इसी प्रकार से लोग ने देश के भी साथ किया ना, देश के साथ भी इन्होंने गद्दारी किया। 55 साल इन्होंने चलाया, थोड़ी ना गद्दारी किया, देश को बेच डाला। जो सोने की चिड़िया कही जाती थी हमारी भारत देश, उस सोने की चिड़िया को बेच डाला इन्होंने, खरीफ फरोख्ती में बेच डाला। यह आरोप है मेरा। और सचिन पायलट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ और भी विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को उनके साथ जुड़ना चाहिए और एक अच्छा नेतृत्व, सफलतम नेतृत्व लाना चाहिए। एक मजबूती के साथ उनके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए, जो कांग्रेस के कई नेता कर रहे हैं, कई युवा नेता भी कर रहे हैं। एनएसयूआई के कई पदाधिकारियों ने पार्टी को से इस्तीफा देके ज्योतिराव उनके साथ, सचिन पायलट जी के साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी एक युवा नेतृत्व के साथ जुड़ने के लिए युवा लोग जो है वो पार्टी से इस्तीफा देके कम से कम उसके साथ जुड़ने के लिए खड़े हुए। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, एक नेपाल एक छोटा सा देश जो भारत देश के टुकड़े पे चलता था, कल उसका एक प्रधानमंत्री एक बयान देता है कि अयोध्या नेपाल में था। अरे तुम्हें कैसे पता अयोध्या नेपाल में था? तुम कभी गौतम बुद्ध को बोलते हो नेपाली थे, कभी राम जी को कहते हो। अरे कुछ शर्म है बेशर्मो? चीन तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे छोटे से देश पर कब्जा करते जा रहा है और तुम चीन की भाषा पट बोल रहे हो। अरे कम से कम सुधर जाओ। कभी इसी भारत देश के, आज भी भारत देश के टुकड़े पे ही पलते हो तुम। अगर भारत देश तुमको पैसा देना बंद कर दे तो तुम्हारी तो मौत हो जाए। 50 बीमारियों लेके घूम रहे हो और देश की गद्दारी कर रहे हो, देश से, अपने देश से गद्दारी कर रहे हो, अपने देश की जमीन चीन को बेच रहे हो। चीन के गद्दार हो तुम, पोली टोली जो भी हो तुम, नेपाल के प्रधानमंत्री। तुम्हारी औकात कैसे हुई कि राम भगवान पे बात करोगे? हाँ, अयोध्या के बारे में तुमने बोला कैसे? अयोध्या के बारे में, अयोध्या के बारे में तुम जानते क्या हो? राम सीता के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? वो भी चीन को बेच दिया है, अकल भी, अपनी दिमाग भी बेच दिया क्या चीन को? इतने बड़े चीन के चाटुकार। हम तो अभी तक कांग्रेस को चीन का चाटुकार समझ रहे थे, तुम तो उनसे भी बड़े चाटुकार निकले जो देश बेचने को रेडी हो गए हो। अरे तुम जैसे नेता रहे तो गद्दारों की कमी क्या, देशद्रोहियों की कमी क्या? तुम्हारे जैसे नेता तो वो सारी चीजें पूरा कर देंगे, परिपक्व हो उसमें। तो तुम गद्दार हो एक नंबर के। अरे गद्दारों, कम से कम अपने देश से तो गद्दारी मत करो। कम से कम अपने देश के प्रशासन से तो गद्दारी मत करो। आपके देश के जिन नागरिकों ने आपको चुनाव जिताया, आपको इतने बड़े पद पे बिठाया, आप उन्हीं से गद्दारी कर रहे हो, उन्हीं की जमीन बेच रहे हो, अपनी बहन बेटियां बेच रहे हो। पहले यह काम पाकिस्तान करती थी, चीन के साथ अपनी बहन बेटियों को बेचती थी, गधा बेचती थी। गधा बहुमूल्य देश बन गया, इसीलिए आज आप कर रहे हैं। क्या रह गया आप में और पाकिस्तान में? क्या डिफरेंस रह गई? जैसे पाकिस्तान वैसे आप। एक दिन पहले आपने बोला कि हमने भारत की लड़ाकू विमान को हमने उड़ा दिया। अरे तुम्हारे पास औकात है क्या तुम्हारी उड़ाने की? तुम उड़ाओगे? भारत देश के चंदे पे जीने वाला एक देश, वो भारत देश के एक लड़ाकू विमान को उड़ाएगा? तुम्हारी औकात है? अरे हमारी आर्मी अगर चाहे तो तुमको एक पल, कुछ घंटों में खत्म कर दे।
तुमको जीवन दान दिया, यही जीवन दान समझ के तुम जियो, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। और आइंदा इसके बाद कभी भारत देश के किसी भी धार्मिक स्थल के बारे में बोलने से पहले टोली मोली पटोली जो भी हो, आप कम से कम 100 बार सोच लीजिएगा। नहीं तो इस बार हिंदुत्व की राजनेता हम हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व की सोच के माध्यम से आपको बहुत अच्छी सबक सिखाने की क्षमता भी हम रखते हैं। हम आपको चलाना जानते हैं तो हम आपको बर्बाद करना भी जानते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए। और अपने गद्दार दोस्त अपने चीन को भी समझा दीजिएगा, जिसकी आज चीन की लंगोटी बांध आप घूम रहे हो, उस लंगोटी चीन को भी समझा दीजिएगा। जो कम्युनिस्ट, अपने को कम्युनिस्ट बोलते हो, जब देश का प्रधानमंत्री आपके नेपाल में जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करता है, तो आप उसके साथ नहीं खड़े होते हो, कहते हो हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम कैसे दर्शन कर लें। अरे कम से कम उस दिन दर्शन कर लिए होते पशुपतिनाथ मंदिर के या भगवान पशुपतिनाथ के, तो कम से कम आधे से ज़्यादा तुम्हारी जो ये दुर्भाग्यवश जो तुम हो, कम से कम थोड़ी तो पीड़ा कम हो गई होती तुम्हारी, तुमको थोड़ा दिमाग मिल गया होता, बल मिल गया होता। क्योंकि बुद्धि तो तुम्हारे पास है नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे पास है नहीं, बस चीन की चाटुकारिता में लगे हो, चाटो चाटो चाटो, बस यही चाटुकारिता ही करते रहो। तो अब भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो चीन पूरे नेपाल में कब्जा कर लेगा। ना तो रोटी मिलेगा, ना तो कपड़ा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। धन तो गया, मन भी जाएगा और जमीन भी जाएगी, बहन बेटियां भी बिक जाएंगी और खुद भी बिक जाओगे और देश भी बिक जाएगा तुम्हारा। अब भी सुधर जाओ। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो भैया उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है, क्योंकि उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि उनकी समझ में आने वाला नहीं, ना तो उनकी अकल के ताले खुलेंगे कि किसी युवा नेतृत्व को। और एक चीज़ मैंने आज ट्विटर पे देख रहा था कि जब ज्योतिराव सिंधिया जी ने छोड़ा था पार्टी, तो उन्होंने भी एक चीज़ लिखी थी बहुत अच्छी, जैसे प्रधानमंत्री जी सत्यमेव जयते लिखते हैं, तो बोलते हैं कि उन्होंने लिखा था कि कभी पराजित नहीं होता, सच कभी पराजित नहीं होता। यही से हिसाब से आज ज्योतिराव सिंधिया के बाद सचिन पायलट जी ने भी वही भाषा, वही लिखा। अदिति सिंह ने लिखा था, जो कांग्रेस की विधायिका थी रायबरेली की। जो भी युवा नेतृत्व छोड़कर पार्टी जा रहा है, उसके खिलाफ ये जो है देशद्रोह का मुकदमा चला रहे हैं। और वो भी देशद्रोह का मुकदमा वह देशद्रोही चला रहा है जो चीन के चंदे पे पलता है। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश बात है। आप लोग भी समझिए, आप भी एक युवा हैं, जो भी युवा मुझे देख रहे होंगे, मेरा कहना है कि इनके घर की लड़ाई को देखते हुए 2022 में अभी अक्टूबर में बिहार में चुनाव है और उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस 2017 से 2020 चल रहा है, अभी जो कार्यकाल चल रहा है उनका, इतने अच्छे कार्य हुए। जितने लोग महाराष्ट्र या अन्य प्रदेश से गए कोरोना इस काल में, उनके लिए उन्होंने मदद किया, खाने पीने के राशन से लेकर हर चीज मदद किया। ऐसा ही नेतृत्व हर जगह आए और लोगों के लिए काम करे, गरीब मजदूरों के लिए काम करे, हर एक विशेष वर्ग के लिए काम करे, हर जाति प्रांत के लिए काम करे। ऐसा एक अच्छा नेतृत्व मिले हर जगह, भारत के हर राज्य में, हर राष्ट्र में। मुझे लगता है आप जो है अच्छा नेतृत्व लाए, भाजपा नेतृत्व लाए, भाजपा के लोगों को लाए, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, आप लोगों की बातों को सुना जाए, ना कि राहुल गांधी जैसा नेता लाए जो अपनी खुद की पार्टी नहीं संभाल पा रहा, वो देश कैसे संभालेंगे। धन्यवाद आप सभी का आज जुड़ने के लिए। आप लोग मुझसे जुड़े और मैं आपसे जुड़ा, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच हुई, उसके लिए आप सभी का मेरा नमस्कार।